हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 48 तक के पूरे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन में दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में दिया गया 3, ऑप्शन डी में दिया गया 4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों के जो नियम होते हैं ना, वो 2 होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है जो नेत्र अर्थात जो आँख निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी साफ साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र, जो आँख निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है ना, उसके आँख में, उस व्यक्तियों के आँख में दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दूरदृष्टि दोष। उसके बाद में अगला सवाल है मानव नेत्र में। तो मानव नेत्र में इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनाता है। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि मनुष्य का जो आँख होता है ना, वो किसी भी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन सी होगा, रेटिना। उसके बाद में अगला सवाल फिजिक्स से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में कि किस बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी हम लोग क्या करेंगे कि 220 वोल्ट कर देंगे और 2 एम्पियर कर देंगे और दोनों को घटा देंगे तो आएगा 110। और प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जिसका सांकेतिक चिन्ह ओमेगा होता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 110 ओमेगा अर्थात 110 ओम। उसके बाद में अगला सवाल में हमसे फार्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आर ओम वाले प्रतिरोध या आर प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध का समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे समांतर क्रम पूछा गया है और कई बार श्रेणी क्रम पूछा जाता है। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एन आर। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विद्युत धारा की प्रबलता के एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आज सभी को बता दें कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसी प्रकार से विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो एम्पियर होता है, जिसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एम्पियर। उसके बाद में अगला सवाल है धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा
कि परिपथ में धारा मापने वाले मशीन अर्थात यंत्र को आममीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा आममीटर। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 12 में कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आज सभी को बता ही दिए हैं कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना वो ओम होता है, जिसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। कई बार मैट्रिक एग्जाम में प्रतिरोध की जगह पर प्रतिरोधकता दे देता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ओम मीटर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दें कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल है वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। उम्मीद है कि आज सभी को मालूम होगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक एवं प्रत्यक्ष तथा विशाल स्रोत की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब सूर्य होगा, क्योंकि ऊर्जा का सर्वोत्तम माध्यम कोयला है और सबसे विशाल माध्यम क्या है तो सूर्य है। उसके बाद में अगला सवाल केमिस्ट्री से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करके बनाता है Cu प्लस H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन बी होगा अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना वो ऑप्शन बी होगा वैद्युत संयोजी। इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 में कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आखिर सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है 11 होती है। और अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा तो 11 दूनी 22 और कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी सोडियम की जो सांकेतिक चिन्ह होता है जो Na होता है। Na क्यों होता है तो सोडियम का लैटिन नेम जो होता है ना वो नाइट्रियम होता है। यही कारण है कि सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na लिखा जाता है, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 23 होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन में 20 में बोला गया है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें प्लास्टर और पेरिस जो है ना वह एक प्रकार का विजातीय यौगिक है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन का मान होता कितना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें HP सोरेंस महोदय नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल का आविष्कार किए थे जिसका नाम पड़ा पीएच स्केल। उस स्केल पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। अगर कोई भी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। कोई भी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है तो वह विलयन क्षारीय अर्थात क्षारक कहलाता है। और कोई भी विलयन का पीएच मान 7 या 7 के बराबर होता है ना तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्षारक विलयन का मान कितना होगा तो 7 से ज़्यादा होगा अर्थात 13 होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में कि पीतल है, यानी पीतल क्या है? पीतल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ पे आयनिक यौगिक का उदाहरण हमें देना होगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें इनमें से जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना वो मीथेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं CH4। देखिए हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना यौगिक को या बना पदार्थ को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो C यानी कार्बन है और यहाँ पे H4 यानी हाइड्रोजन है, तो मीथेन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 26 में दिया गया है कार्बन हाइड्रोजन से संजो कर क्या बनाता है? अभी हम बता ही दिए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के संजोग करने से बना पदार्थ को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 तो काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? दोस्तों आपके मेट्रिक एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं 0.003%, ठीक है, और एक ऑप्शन मिलते हैं 0.03%। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होता है ना वो ऑप्शन सी होता है 0.03%। नाइट्रोजन की अगर उपस्थिति पूछा जाता है तो नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है और ऑक्सीजन लगभग 21% के करीब होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में, काफ़ी सिंपल है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि O3 को हम लोग ओजोन कहते हैं और O क्या है? तो O ऑक्सीजन है और इसमें 3 क्या है? तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है। तो सवाल में हमसे यही पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में यानी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, 3। उसके बाद में अगला सवाल है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? सबसे ज़्यादा बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है और आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आज सभी को बता दें आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे आवर्तों की संख्या पूछा था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, 7। उसके बाद में अगला सवाल है हीलियम कैसा तत्व है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें अक्रिय गैस जो प्रैक्टिकल टेबल में इस प्रकार से होता है हीलियम, रेडान, जेडान, क्रिप्टॉन, नियान, तो उसी में जो हीलियम होता है ये प्रथम वर्ग का तत्व होता है जिसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 से पूछा गया है ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी क्या है? हार्मोन है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी मनुष्य के शरीर में एक वृक्क नामक संरचना पाई जाती है, तो ये कौन से कार्य का संपादन करते हैं? वृक्क। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि वृक्क का कार्य होता है कि अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, जो क्रिया वृक्क या वृक्काणु नेफ्रॉन के द्वारा होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, उत्सर्जन। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो मनुष्य में डायलिसिस जो नामक थैली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग वृक्क कहते हैं, जिसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नेफ्रॉन। उसके बाद में अगला सवाल है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 34 में भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी को बता दें कि भोजन का जो पचना है वो उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया।
उसके बाद में अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मुकुलन प्रजनन कहते किसे हैं। तो मुकुलन विधि में क्या होता है कि कोई भी जीव के शरीर से एक मुकुल निकल आता है जो आगे चलकर टूटकर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है तथा हाइड्रा में होता है। तो यहाँ तो हाइड्रा नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा ईस्ट। उसके बाद में अगला सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, यानी फूलों में पाए जाने वाले नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। आप सभी को हमेशा के लिए बता दें कि फूलों में पाए जाने वाले नर प्रजनन अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं और स्त्री प्रजनन अंग को यानी मादा प्रजनन अंग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे नर प्रजनन अंग पूछा गया है तो पुंकेसर इसका सही जवाब हो जाएगा। मादा जनन अंग पूछा जाता तो स्त्री केसर इसका सही जवाब हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा पुंकेसर। उसके बाद में अगला सवाल है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ठीक है तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही निर्माण होता है गुणसूत्र का। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, डीएनए प्रोटीन तथा आरएनए। कई बार मेट्रिक एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 38 में कि निम्नलिखित में से कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना, ऑप्शन ए होगा डीएनए। डीएनए ही है कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। स्थलीय में पाए जाने वाले कौन ऐसा परितंत्र का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन 39 के लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का सही जवाब एक्वेरियम हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 40 में कि CFC है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वायुमंडल में ओजोन मंडल भी पाया जाता है जिसको हम लोग ओजोन परत बोलते हैं, जिसे हम लोग O3 के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन परत होती है ना, वो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकते हैं। जैसा कि आज सभी को पढ़ाया जाता है कि अगर ओजोन परत से जो पराबैंगनी किरण होती है, अगर ओजोन परत को भेद कर पृथ्वी पर अगर पराबैंगनी किरण पहुंच जाएगी तो पृथ्वी पर आकर वो तरह तरह के रोग उत्पन्न करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे त्वचा रोग, सभी लोग त्वचा रोग से पीड़ित हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होने लगेंगे, मनुष्य का विनाश होने लगेगा। इसी से बचाने के लिए ओजोन मंडल O3 हमें पराबैंगनी किरणों को रोकने से हम लोग को पराबैंगनी किरण को पहुंचने से बचाती है। लेकिन ये जो पदार्थ है CFC, जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, इसका उपयोग करने की वजह से आज CFC की वजह से ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं और आगे चलकर ये मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अतः हमें CFC के उपयोग पर रोक लगाना चाहिए ताकि हमारा ओजोन मंडल सुरक्षित रह सके और उसके माध्यम से पूरे जनजीवन सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरो का यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो खास करके हजामत बनाने वाले जो क्रीम होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि CFC क्या है, तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 40 तक का साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बता दिया हूँ। आगे आने वाले वीडियो में हम आप सभी को मैथ का इम्पोर्टेंट पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर का सलूशन लाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम प्रत्येक दिन शाम 6 बजे और सुबह 7 बजे पूरे दिन भर में 2 वीडियो अपलोड किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप तो समय जान ही गए हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी मिलता है तो चैनल के होम पेज पर जाके प्रत्येक वीडियो को चेक करते रहिए कि वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार से हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को आप बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ इन माई टिप्स लेकर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com नामक साइट पे जाके
आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुक्तमन अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।